डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कॉफी निर्यात में 40% का इजाफा, लगातार 4 साल से एक्सपोर्ट में वृद्धि का सिलसिला जारी। अक्टूबर महीने में चावल की खरीद में 46% की बढ़ोतरी, सरकार ने 70 लाख टन से अधिक खरीदी की। और वैश्विक स्तर पर महकेगा छत्तीसगढ़ का चावल, कोस्टा रिका भेजा गया 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डालेंगे एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। और अब एक नजर सप्ताह भर की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में केंद्र सरकार की चावल खरीद एमएसपी पर 40% बढ़कर 70 लाख टन से अधिक हो गई, जो पिछले साल के 60 लाख टन से ज्यादा है। पूरे अक्टूबर में कुल खरीद 119 लाख टन रही, जो पिछले साल 81.85 लाख टन थी, जबकि पहले पखवाड़े में 48.47 लाख टन खरीद हुई। अधिकारियों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में जल्दी कटाई और खरीद की शुरुआत इसका मुख्य कारण है। भारत का कॉफी निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 40.2% बढ़कर 1.8 अरब डॉलर हो गया। ये पिछले वर्ष के 1.28 अरब डॉलर से अधिक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार ये निर्यात 4 साल से लगातार अरब डॉलर का स्तर पार कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारतीय कॉफी की मांग बढ़ने से निर्यात में उछाल आया है। भारत का 75% उत्पादन अरेबिया और रोबस्टा बीन्स का है, जो मुख्य रूप से अनरोस्टेड रूप में निर्यात होता है, लेकिन रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की मांग भी बढ़ रही है। कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य है, उसके बाद केरल और तमिलनाडु। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। कृषि निर्यात के लिए एक और नया दरवाजा खुल गया है। पहली बार छत्तीसगढ़ से 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की खेप लैटिन अमेरिकी देश कोस्टा रिका को निर्यात की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था एपिडा ने इस निर्यात में अहम भूमिका निभाई है। फोर्टिफाइड चावल कर्नेल को चावल के आटे में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे जरूरी पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को फिर से चावल के दानों का आकार दिया जाता है। बाद में इसे सामान्य चावल में तय अनुपात में मिला दिया जाता है, जिससे चावल की पौष्टिकता काफी बढ़ जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से सितंबर के बीच पहली छमाही में भारत का कृषि निर्यात 12% बढ़कर 13.93 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष के 12.47 अरब डॉलर से अधिक है। गैर बासमती चावल का निर्यात मूल्य 26.6% बढ़कर 2.87 अरब डॉलर रहा। एपिडा के मुताबिक वैश्विक मांग से निर्यात बढ़ा है। ये वृद्धि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में मदद करेगी।
रबी फसलों का कुल बुआई क्षेत्र 31 अक्टूबर तक 75.8 लाख हेक्टेयर पहुंच गया, जो पिछले साल के 65.9 लाख हेक्टेयर से 25% अधिक है। मक्का, धान और ज्वार को छोड़कर सभी रबी फसलों का क्षेत्र बढ़ा है। गेहूं की बुआई 3.3 लाख हेक्टेयर में, जबकि पिछले साल 2.3 लाख हेक्टेयर में। चना 14.9 लाख हेक्टेयर में, जबकि पिछले साल 12.1 लाख हेक्टेयर में। मसूर 2.6 लाख हेक्टेयर में, जबकि पिछले साल 1.9 लाख हेक्टेयर में थी। इससे कुल दालों का क्षेत्र 26% बढ़कर 20.8 लाख हेक्टेयर हो गया। गुजरात में बनासकांठा जिले के कांकरेज में काकरेजी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सराहनीय काम कर रही है। इसकी स्थापना के ज्यादा साल नहीं हुए हैं, ऐसे में जाहिर है अनुभव भी कम है। इसके बावजूद जिस तरह से ये कंपनी काम कर रही है और जिस तरह के सपने हैं, वो उज्जवल भविष्य का संकेत हैं। आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो इस पर आपको पूरी जानकारी देंगे। खास शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी। विकसित कृषि संकल्प अभियान, इस अभियान का कितना असर उत्तराखंड पर? कृषि संकल्प अभियान है, ये सफल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 का, वो कृषि से ही पूरा होगा। ग्राम विकास विभाग, उस विभाग के तौर पर कैसे और काम कर रहे हैं? ग्राम विकास और कृषि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और आज हमारी पहाड़ की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी आर्थिकी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। आज हमारा पहाड़ का वो जो गीत है ना, बेड़ू पाको बारमासा, उसको 1952 में इंग्लैंड के अंदर पुरस्कार मिला। आज वो धुन जो है विदेश में बजाई जाती है। तो आपको याद है? बेड़ू पाको बारमासा, नरना का फुल पाको जैसा मेरी चैला। देखिए खास मुलाकात उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी के साथ 9 नवंबर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका मंडी.com में, और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। बनासकांठा जिले में स्थित काकरेजी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यहां के किसानों में विकास का अलख जगा रही है। परंपरागत खेती से अलग हटकर काम हो सकता है और कमाई भी हो सकती है, ये साबित करके दिखाया है। इससे जहां कंपनी का हौसला बढ़ रहा है, साथ ही इलाके के किसानों की उम्मीद भी मजबूत हो रही है। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इलाके के किसानों की मदद की सोच के साथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया। कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले किसानों को प्री से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक बीज, खाद, पेस्टिसाइड और फसल को स्थानीय मंडी में बेचने के दौरान कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता था। एक तरफ जहां बीज, खाद आदि की खरीद में ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था, वहीं उसे मंडी में कीमत के निर्धारण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। जब किसान कोई भी उसका खेत उत्पाद मार्केट में सेल करने जाता है तो उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब वो किसान मार्केट में लेके जाता है तो जब तक बोनी लगाने वाले नहीं आते तब तक उसको सबसे पहले तो राह देख के बैठना पड़ता है। फिर उसकी जो खेत पैदाश होती है उसका रेट वो फिक्स नहीं कर पाता है, वो उसको निर्भर रहना पड़ता है कि जो सामने बोनी लगाने वाला है वो किस तरह से बोनी लगाएगा। तो एफपीओ में क्या होता है कि जब किसान हमारे पास एफपीओ में कैस्टर वगैरह कुछ भी लेके आता है तो हम लोग उनको पहले से ही मार्केट से 10 रुपये 15 रुपये ज़्यादा रेट देने की कोशिश करते हैं। एफपीओ के गठन को लेकर सोच और भावना अच्छी थी। जब विचार आया तो एफपीओ के गठन की तैयारी शुरू हो गई। प्रोसेस के बारे में पता लगाना शुरू किया कि काम कैसे और कहां से शुरू करना है। इस काम के लिए करीबी दोस्तों से मदद के साथ साथ सोशल साइट्स का भी सहारा लिया गया और जानकारी जुटाई गई। गहन होमवर्क के बाद ठोस जानकारियां हासिल की गई।
जिससे एफपीओ के गठन का रास्ता साफ हो गया। जब एफपीओ की बात चली तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखे कि एफपीओ क्या होता है, किस तरह से काम करता है, गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट देती है। ये सब देखने के बाद फिर मेरा एक दोस्त मुझे मिला, राजेश लिम्बाचिया करके। उन्होंने मुझे बताया कि एफपीओ की रचना किस तरह से होती है। तो उनसे मिलने के बाद जब हमारा कॉन्टेक्ट संभव फाउंडेशन से हुआ तो संभव फाउंडेशन के मार्गदर्शन के नीचे हम लोगों ने एफपीओ की रचना की। जब एफपीओ का गठन हो गया तो ऐसा लगा कि बड़ा काम हो गया और अब किसानों की मदद करना और कंपनी को आगे बढ़ाना आसान होगा। लेकिन एफपीसी के गठन के बाद कई चुनौतियां भी आने वाली थीं और आई भी। सबसे बड़ी परेशानी स्थानीय किसानों को समझाना था, उन्हें एफपीसी के साथ जोड़ने के लिए विश्वास में लेना था। किसानों को समझाने में पसीने छूट गए, लेकिन एफपीसी के सदस्यों ने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। बाद में इसका नतीजा भी दिखने लगा। किसान धीरे धीरे जुड़ने लगे और कारवां बढ़ता गया। स्टार्टिंग में जब हमने एफपीओ बनाई तो किसानों को समझाने में काफ़ी दिक्कत आई। किसानों को एफपीओ का मूल्य समझाते हुए हमको काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन जैसे जैसे किसानों को हम एफपीओ के फ़ायदे बताते गए वैसे वैसे किसान हमारे साथ जुड़ते गए। स्टार्टिंग में हमारे साथ कुछ 150 किसान जुड़े थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने गांव-गांव जाकर किसानों को एफपीओ का महत्व समझाना शुरू किया। गांव-गांव जाकर मीटिंगें की और उसके बाद जब किसानों को एफपीओ के फ़ायदे कुछ दिखने लगे तो उसके बाद किसान धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते गए और अभी हमारे एफपीओ के साथ 750 जितने किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में इस एफपीसी से बहुत कम किसान जुड़े थे, साथ ही पूंजी भी बहुत कम थी। इन सभी वजहों से कंपनी की शक्ति और दायरा भी छोटा था। लेकिन जैसे जैसे पूंजी बढ़ती गई और एफपीसी को सफलता मिलती गई, किसानों के जुड़ने का सिलसिला भी बढ़ता गया। एक वक्त जहां महज 150 किसान थे, उनकी संख्या बढ़कर 750 हो गई। हमने पहले तो एफपीओ 2021 में स्टेब्लिश किया है। तब हमारे पास सिर्फ 150 शेयर होल्डर थे। शेयर होल्डर तब 150 ही थे, अभी बढ़ के वो 750 हो गए हैं। और तब हमारे पास पूंजी लगी थी करीब सन 35 से 40 हज़ार तक की लगी थी। और तब महिलाएं थी सिर्फ 6-7 ही महिला थी। फिर आगे जब जब बढ़ा तो अभी हमारे पास शेयर होल्डर 750, उसमें से कम 100 से 150 तक महिलाओं का अभी बढ़ापा हुआ है। बाद में किसानों ने भी काकरेजी एफपीसी के महत्व को समझा। उन्हें इसकी वजह से फायदे भी हुए। अब उन्हें अपनी फसल की कीमत पहले से ज्यादा मिलने लगी। साथ ही फसल को बेचने में आने वाली परेशानियों से भी छुटकारा मिल गया। इन सभी वजहों से किसानों की सोच में बदलाव आया। मंडी में ये सब हम जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत भी रहती है, प्रॉब्लम भी थोड़ी होती है। क्या सही तरह से जो अपने भाव मिल रहे, रेट नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी ये परेशानी अभी किसान को थोड़ा सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जो ये एफपीओ है, एक उसका एक दूसरा सुलभ है, जो उसका थोड़ा मूड चेंज कर ले और वहाँ पे जावे तो उनका थोड़ा मुनाफा भी होए और थोड़ा नॉलेज भी मिले। क्या एफपीओ में अपने को कुछ सेलिंग के लिए क्या बेनिफिट होते हैं, वो थोड़ा पता चले। अब तक हमने बताया कि किस तरह काकरेजी एफपीसी किसानों का विश्वास जीतने में सफल रही है और ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ पाई। साथ ही किसानों की जिंदगी को आसान बनाने का काम किया और मंडी से ज्यादा भाव दिलाने में सफल रही। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये कंपनी कैसे अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रही है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। सिर्फ परंपरागत खेती ही नहीं बल्कि मोरिंगा, रेड चिलीज, टोमेटो के साथ साथ पत्तेदार सब्जियों को ड्राई करके बेचने के कारोबार में भी सफलता हासिल की है। इसके अलावा कैस्टर सीड और पैशन फ्रूट के साथ साथ कैटल फीड का काम कर कमाई के कई मौके भी खड़े किए हैं। इनका काम दूसरे एफपीओ को प्रेरणा दे रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस इलाके के लोग सबसे ज्यादा कैस्टर का उत्पादन करते हैं। उसके बाद गेहूं, राई, दाल के साथ साथ आलू का भी उत्पादन करते हैं। कैस्टर की फसल को उगाना और रख रखाव आसान होता है, साथ ही इसकी कीमत भी मंडी में अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा इस इलाके में दूध का कारोबार भी सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि यहाँ कैटल फीड की अच्छी खासी डिमांड है। इन सभी कारोबारी जरूरतों को काकरेजी एफपीसी ने बखूबी समझा और उसका फायदा उठाया। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जो कस्टर्ड सीड से है जो भी उगाते हैं और गेहूँ है, राई है, सब लेके ये अपने नज़दीकी मंडी है ये सेलिंग के लिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बिजनेस है जो दूध का होता है, पशुपालन का होता है। यहाँ पे पूरे लोग हैं सबसे ज़्यादा डिपेंड पशुपालन पे है और उसका सारा मुनाफा भी होता है। इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने सोलर ड्रायर यूनिट के महत्व को समझा और उसे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इसका फायदा छोटे बड़े सभी किसानों को हो रहा है। सोलर ड्रायर यूनिट एक ऐसा उपकरण है जो सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल कर फल, सब्जियां, अनाज और अन्य कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पारंपरिक धूप में सुखाने की तुलना में अधिक तेज, साफ और प्रभावी तरीका है जो उत्पादों की गुणवत्ता भी बनाए रखता है और नुकसान भी कम करता है। हम लोगों ने एफपीओ के माध्यम से एक सोलर ड्रायर यूनिट भी लगा रखा है, जिसके अंदर हम किसानों से लीफी वेजिटेबल्स लेकर उसको ड्राई करेंगे और ड्राई करके फिर उसका मार्केटिंग करेंगे। हम काफ़ी किसानों को ये भी बता रहे हैं कि आप सहजन की खेती करिए, सहजन के पत्तों का बहुत अच्छा मार्केट है। तो इससे क्या होगा कि किसान को 10 रुपये 20 रुपये का किलो पर फायदा होगा, तो ये भी बहुत बड़ा मार्जिन है। सोलर ड्रायर यूनिट लगाने के बाद कंपनी की सोच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। काकरेजी एफपीसी ने ड्राई फसलों को बेचने के लिए एक कंपनी के साथ संपर्क किया है। शुरुआत में सुखाई गई पत्तियों और सब्जियों को उस कंपनी को बेचने की योजना है। बाद में खुद प्रोसेस कर उसका प्रोडक्ट सीधे मार्केट में लाने का प्लान है, जिससे ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है। कुछ महीने पहले एफपीओ के थ्रू एक सोलर ड्रायर लगाया है और एक कंपनी के साथ हम लोगों ने टाई अप भी कर दिया है, जो हमारे से ये जो सोलर ड्रायर के अंदर जो भी हम लोग ड्राई करेंगे वो हमारे से खरीदने के लिए तैयार है। तो हम इसके अंदर लीफी वेजिटेबल्स और मोरिंगा के लीव्स वो सब ड्राई करेंगे और इनिशियली हम कंपनी को देंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग उसका कुछ प्रोसेसिंग करके हम खुद भी प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं, जिसके थ्रू किसान को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। किसान को जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी एफपीओ में जो भी बेनिफिट होगा उसका भी लाभ उनको भी मिल पाएगा। इस एफपीसी में रेड चिली यानी लाल मिर्च पर बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। इससे भी उन्हें कमाई हो जाती है। ये एक मसाला है जिसका इस्तेमाल भोजन में स्वाद, रंग और तीखापन लाने के लिए किया जाता है। लाल मिर्च उत्पादन के प्रमुख राज्यों में गुजरात भी शामिल है। ये राज्य विशेष रूप से लाल मिर्च की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के लिए जाना जाता है। गुजरात में लाल मिर्च की खेती मुख्य रूप से कच्छ, बनासकांठा, मेहसाणा, जूनागढ़, राजकोट और पाटन जिलों में होती है। रेड चिल्ली बहुत फेमस है हमारे यहाँ कांकरेज में। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे विलेज हैं, वहाँ बहुत सारा प्रोडक्शन होता है उसका, और ऑल ओवर गुजरात में अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला रेड चिल्ली यहाँ आप ले सकते हो। और ऐसा है कि हमारे यहाँ रेड चिल्ली आप यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इस एफपीसी ने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के महत्व को भी बखूबी समझा है। साथ ही उसका फायदा भी अच्छी तरह उठा रहा है और किसानों को पहुंचा रहा है। कमोडिटी एक्सचेंज की मदद से किसानों को स्थानीय मंडी के मुकाबले फसल की कीमत अक्सर ज्यादा मिल जाती है। कमोडिटी एक्सचेंज से ट्रांसपोर्टेशन, लैब टेस्ट का खर्च और गोदाम के रेट पर सब्सिडी मिल जाती है, जो फायदेमंद साबित होती है।
हम लोग किसान से जो लेते हैं कैस्टर, वो हम लोग एक्सचेंज पे सेल करते हैं। तो एक्सचेंज में क्या होता है कि जो बारदान होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, लैब टेस्ट का खर्च है और गोडाउन का जो रेंट लगता है, वो सारा कुछ हमको एक्सचेंज ऐसे सब्सिडी देती है एफपीओ को। तो ये एफपीओ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है किसान को कि हम लोग किसान को मार्केट से ज़्यादा रेट इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि जो बीज का जो खर्चा हो रहा है वो सारा हमको एक्सचेंज दे रहा है, इसलिए हमको एक्सचेंज पे रेट भी अच्छा मिलता है और जो बीज का खर्चा होता है वो एक्सचेंज दे रहा है, इसलिए किसान को भी हम लोग ज़्यादा मुनाफा दे सकते हैं। काकरेजी एफपीसी कमोडिटी एक्सचेंज पर कैस्टर में प्रमुखता से कारोबार करता है और इसका उन्हें बेहतर भाव भी मिल जाता है। कैस्टर की खेती में अन्य फसलों के मुकाबले कम लागत आती है, साथ ही ये कम पानी वाली फसल है। प्रति हेक्टेयर कैस्टर की उपज 1.5 से 2 टन तक हो जाती है। गुजरात में एफपीओ के सहयोग से कैस्टर की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। जो ट्रेड करते वो कैस्टर का करते ऑनलाइन, ताकि खेडूतों को बाजार मंडी से ज़्यादा भाव मिले और कम क्या उसका जो मुनाफा होता है वो अच्छा रहे, इसलिए हम ट्रेड करते हैं कैस्टर का। कंपनी की सही प्लानिंग का ही नतीजा है कि साल दर साल इसका टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। साल 2021-22 में 70 से 80 लाख रुपए, 2022-23 में 1.5 करोड़ रुपए, 2024-25 में घटकर 28 लाख रुपए और 2025-26 में 1.5 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। हमारी एफपीओ की रचना हम लोगों ने 2021 में की और 2021 और 22 में हम लोगों ने इनपुट का जो काम चालू किया और इनपुट और कैटल फीड का जो हमने काम चालू किया था उसके अंदर हमारा कुछ 70-80 लाख रुपए का वार्षिक टर्नओवर था। उसके बाद 23-24 में हमारा कुछ टर्नओवर 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचा। फिर कुछ तकलीफ आई, कुछ चुनौती आई, उसकी वजह से थोड़ा ड्रॉबैक भी आया और हमारा टर्नओवर काफ़ी कम भी हो गया, कुछ 28-30 लाख रुपए पर पहुंच गया। लेकिन उसके बाद हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर हम लोग कैस्टर का सेलिंग का बिजनेस दिमाग में आया। तो कैस्टर का जब दिमाग में आया तो हम लोगों ने किसानों से कैस्टर लेना शुरू किया। किसानों से कैस्टर लेकर जो भी ऑनलाइन सेलिंग होता है उसकी गोडाउन्स जो होती है वहाँ पर हम लोगों ने कैस्टर का इकट्ठा किया और जब भी रेट बढ़ते थे तो ऑनलाइन हम लोग कैस्टर का सेलिंग करते हैं और अभी ऑनलाइन में कैस्टर का सेलिंग में हमको काफ़ी अच्छा मुनाफा एफपीओ को रह रहा है। इस एफपीसी का फ्यूचर प्लान भी तैयार है। इसके तहत दाल मिल लगाकर चना और तुअर दाल को प्रोसेस कर बाजार में बेचने की योजना है। इसके अलावा लाल मिर्च के लिए अच्छी क्वालिटी का प्लांट लगाने की भी योजना है ताकि उसे एक्सपोर्ट कर ज्यादा से ज्यादा कमाई की जा सके। कुल मिलाकर इस एफपीसी का जोर परंपरागत और नए तौर तरीकों से इस तरह की खेती करने पर है कि साल भर सिर्फ कमाई ही ना हो बल्कि अच्छी कमाई हो। साथ ही साथ हम लोग एफपीओ में एक दाल मिल का भी प्लानिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हम किसानों से चना तुअर ये सब खरीद कर हम उसकी दाल का बनाएंगे, उसका पैकिंग करके वैल्यू एडिशन करके भी हम लोग सेल करने का सोच रहे हैं भविष्य में। यहाँ मशीनरी है वो अभी भी थोड़ी टेक्नोलॉजिकल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे एफपीओ में ऐसा प्लांट बने और क्वालिटी वाला जो रेड चिल्ली है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो, जिससे क्या है अभी फार्मर को जो भी रेड चिल्ली है उसका दाम कम मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करें तो ज़्यादा दाम मिले, जिससे खेडूतों की आमदनी ज़्यादा। यही वजह है कि ये कंपनी लगातार तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। मंडी.com के लिए बनासकांठा से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।